आपको याद होगा आपके सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर पे थोड़े से रेट बढ़ते थे, तो स्मृति ईरानी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे दिखती थी, हल्ला काट देती थी, देश को खड़ा कर देती थी। आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन कांग्रेस उतनी सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई सड़कों पर, उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। सीएजी ने 5 रिपोर्ट निकाली, क्या एक्शन लिया सरकार? और ऐसा नहीं है हमने हल्ला नहीं काटा, हमने हल्ला बहुत काटा। हम तहसील लेवल पर प्रदर्शन तक करते हैं चीजों पर, मीडिया उसको नहीं दिखाता है। तो बात कैसे पहुंचे? किसके पास सत्ता है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, पावर है, शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, उससे आप कोई सवाल नहीं पूछते। आपको 2014 तक मीडिया मैनेज करना नहीं आया, उन्होंने दिख करके दिखा दिया कि मीडिया कैसे मैनेज होता है। अब तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं उसमें मीडिया हाउस ने तक चंदा दिया है उनको, ये पहली बार हुआ है। आपको मैनेज करना ही नहीं आता होगा फिर तो मुख्य धारा का मीडिया वहाँ एडिटर थोड़ी चलाते हैं, वहाँ पीएमओ के चपरासी उन चैनल को चला रहे हैं। वो जो गोदी मीडिया के साथी हैं वो लिख रहे हैं कि चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया है। अब कांग्रेस दूसरे पे आरोप क्यों लगा रही है? खुद भी चंदा लिया है। तो अगर यही बॉन्ड आपका खुला होता तो अब तक बीजेपी घर घर तक ये पहुंचा देती है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। इस बॉन्ड को आप पहुंचा पाएंगे, लोगों को आसान भाषा में समझा पाएंगे कि ऐसा हुआ था कि कई 400 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की थी, फिर बाद में उस आदमी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए, या ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट भी नहीं था उससे ज्यादा पैसा दिया बीजेपी को। ये समझा पाएंगे आप लोग? अगर आपने गला हमारी फंडिंग का दबा दिया है तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी? आज सवाल इस बात का भी है। वो सबसे बड़े प्रदेश में अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। बार बार हवा चलती है कि मायावती का इंतजार है, मायावती को आप लोग प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, इसीलिए कांग्रेस नहीं कर पा रही। अमेठी रायबरेली के लोग परेशान हैं। कांग्रेस चाह क्या रही है उत्तर प्रदेश में? किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये आपके जैसा प्रबुद्ध पत्रकार मुझसे अच्छा जानता है। जो आपकी मंद मंद मुस्कान है वो उस बात की कलई और खोल देती है। अब की बार 400 पार, कुछ डर लग रहा है नारे को सुन के? अरे वो 400 पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। सोशल मीडिया, आईटी सेल, कांग्रेस का ये सब संभालती हैं। बहुत तेज तर्रार बोलती हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि उनसे इंटरव्यू करूं, उनसे बातचीत करूं, क्योंकि मेरे कभी उनसे इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मेरे अनुरोध पे उन्होंने समय दिया। कुछ बढ़िया से सवाल मैंने उनसे पूछे हैं और उन्होंने जवाब उससे भी बेहतरीन दी हैं। एक ऐसी कांग्रेस की महिला नेत्री जिसके टीवी चैनल पर जब आप उनको सवाल जवाब करते देखते होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि किस तरह पसीने आते हैं गोदी मीडिया के एंकरों पर। तो ये एंकर इतने जहरीले क्यों हैं? कांग्रेस इन जहरीले एंकरों पे चैनल पे जाती क्यों है? और क्या खेल है कांग्रेस के चंदे का? ये सारी बातें सुप्रिया श्रीनेत के आज बात करेंगे। चलते हैं सुप्रिया जी के पास, सुनिएगा और बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको बातचीत। चलिए वहां चलते हैं सुप्रिया जी। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सुप्रिया जी आपका। अब की बार 400 पार, कुछ डर लग रहा है नारे को सुन के? मुझे लगता है आप तो इतने भोले नहीं है, मुख्यधारा मीडिया के साथी बड़े भोले हैं। 400 सीट समझ रहे हैं। अरे वो 400 पेट्रोल के दाम की बात कर रहे हैं, 2400 गैस पार कराने की बात कर रहे हैं। अभी उनकी बातें सुन ली जाए तो ऐसी हवाई बातें हैं कि हंसी आती है। 400 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, 400 पार। असलियत यह है 200 के आंकड़े पहुंचने में हवा टाइट है भाजपा की, और इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसबीआई सबके आपको गतिविधियां बढ़ी हुई दिखेंगी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड फेलियर है। 10 साल के बाद जब हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, और असलियत एक बात की और है, और संजय जी ये मैं थोड़ी सीरियसली कहती हूं कि 400 पार का नारा वो पार्टी दे रही है जिसने 48 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कर दी, जिसने महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी, जिसने बेटियों को तो रोड पे रौंदवाया, लेकिन बेटियों के शोषण करने वालों को गोदी में बिठाए रखा, किसानों का नरसंहार करने वाले व्यक्ति, मुख्य अभियुक्त के पिता को उन्होंने इस देश का गृह राज्य मंत्री बनाया, और कानून बनाकर भ्रष्टाचार की हर सीमा, हर मर्यादा लांघ दी। चंदा दो, धंधा लो, ये कट चल रहा था, और छापा वसूली, हफ्ता वसूली चल रही थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गवर्नमेंट एजेंसी लगा दी गई, पार्टी जो पैसा डकार रही थी। यह है 10 साल का फलसफा। लेकिन सुप्रिया जी, बावजूद इसके वो लगातार चुनाव जीतते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसकी गवाही है। आप लोग तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाएं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई बड़े राज्यों में
लगातार चुनाव जीती है पिछले कुछ दिनों में। मुझे लगता है ये कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति है कि भाजपा हर चुनाव जीतती है। बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना हारी, कर्नाटका हारी, हिमाचल हारी, बंगाल हारी, तमाम चुनाव हारी। मैं यहाँ पे बैठ के गिनाना उसको उचित नहीं समझती हूँ। और मेरा अपना मानना है कि इन सब चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी खुद चेहरा थे। द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द टिकट। प्राइम मिनिस्टर ने हिमाचल में कहा था कि मेरा दूसरा घर है। गुजरात के बाद अगर मैं किसी को घर मानता हूं तो मैं हिमाचल को मानता हूं। हिमाचल की जनता ने उनको बड़े बहुमत से नकारा। फिर वो कर्नाटका गए। कर्नाटका जाकर उन्होंने विभाजन की, नफरत फैलाने की क्या क्या बातें नहीं करी। हनुमान जी तक को के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्द बोले। एक हिंदू अनुयायी होने के नाते मेरी आस्था भी आहत हुई। वहां की जनता ने भी नकारा। वो तेलंगाना भी पहुंचे, अपनी बी टीम के साथ भी पहुंचे, बीआरएस को भी बढ़ाया और ओवैसी को भी बढ़ाया, वहां पर भी हारे। उसके बाद बंगाल में उन्होंने पूरी प्रेस्टीज दांव पर लगा दी थी, वहां पर भी हारे। तो ऐसा ये जो अतिशयोक्ति, ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, बीजेपी सारे चुनाव जीतती नहीं है, पहली बात। बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जहां पर बीजेपी को जनमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पैसे के प्रलोभन और एजेंसीज के प्रभाव के चलते उन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई। अब उसमें गोवा, उसमें मध्य प्रदेश, उसमें कर्नाटका, उसमें अरुणाचल, उसमें बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन वो जीत नहीं होती है। वो जीते नहीं उन्होंने चुनाव। सुप्रिया जी, मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो गांव देहात में भी जाता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, लोग एक सवाल करते हैं कि मोदी के मुकाबले कौन। कोई चेहरा नहीं होता है ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझे लगता है ये बात बेमानी है और मैं बताती हूं क्यों। बात इसलिए बेमानी है क्योंकि सवेरे मैं और आप, मुझे लगता है हम 10, 12, 15 न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। हर पेपर के हर पन्ने पर मोदी जी आत्मबुक दांत चियारे मुस्कुराते हुए। पेपर बंद करके टीवी देखिए, हर चैनल पर चरण वंदन, मोदी वंदन, मोदी 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 चलता है। रेडियो ऑन करिए तो मोदी, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलाने जाइए तो मोदी, गैस सिलेंडर लेने जाइए वहां पर तो मोदी, बेचारे बच्चे शौचालय के बाहर जाते हैं तो मोदी। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मोदी जी का आत्ममुग्ध चेहरा दांत चियार के नजर नहीं आता है? हर जगह नजर आता है। और यही तो हम कह रहे हैं कि इतना पैसा कैसे छाप रही है भारतीय जनता पार्टी। जो रूल्स ऑफ द गेम है ना संजय जी, वो बदल गए हैं। हम आज चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। क्या मुख्य धारा का मीडिया विपक्ष को, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कांग्रेस की बात या अपने नेता राहुल जी की, अपने अध्यक्ष खड़गे जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समूचे विपक्ष की बात कर रही हूँ जो 60% से ज्यादा वोट का प्रतिनिधित्व करता है। क्या उनको दिखाया जाता है टीवी चैनल पर? मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा मुद्दा अगर किसी और देश में हुआ होता तो सरकार ने इस्तीफा देना पड़ता। हमारा मुख्य धारा का मीडिया को साफ सूंघ गया है जी। मुख्य धारा का मीडिया इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो जब इतना अनबैलेंस, इतना लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मीडिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया जाता है, जो कि सरकारों को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछते हैं, तो फिर दिक्कत तलब बात हो जाती है। और दिक्कत तलब ये हो जाती है कि लोगों की बात नहीं पहुंच रही है। जो भारत जोड़ो यात्रा थी या जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो इस बीच के बिचौलिए को खत्म करने का हमारा प्रयास है, लोगों की आवाज को उठाने का, उनकी आवाज को, उनके मन की बात को सुनने का की हमारी कोशिश है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के बनिस्पत कौन, ये भाजपा का नैरेटिव है। मोदी के बनिस्पत हर वो व्यक्ति, हर वो हिंदुस्तानी जिसको लगता है कि बेरोजगारी हम नहीं सहेंगे। मोदी के बनिस्पत हर वो लड़की जो असुरक्षित महसूस करती है। मोदी के बनिस्पत हर वो औरत जिसको लगता है कि मणिपुर की उन 2 औरतों के साथ ही नहीं, उन आदमखोरों ने हमें भी नोचा जब उनके साथ ऐसा किया। मोदी के बनिस्पत हर वो किसान जो एमएसपी के लिए लड़ रहा है, जो दिल्ली आना चाहता है। दिल्ली किसी की बपौती नहीं है, आपने कीले गड़वा दिए, आपने रास्ते खुदवा दिए, क्यों? तो मोदी के बनाम हर वो व्यक्ति जो आटा, दही, दवाई, पढ़ाई सब पर जीएसटी दे रहा है, जो 40,000 की कभी बाइक होती थी, 45,000 की वो 90,000 है। गाड़ी आती थी 3 लाख में 2014 में, अभी 6 लाख की है। 60,000 का स्कूटी 1,20,000 है। फिर जा जाता था 9,000 में 18,000 है। मैं तो दूध, दही, फल, सब्जी, दाल की बात ही नहीं कर रही हूं। तो मोदी बनाम हर वो व्यक्ति जिसने 10 साल अन्याय का ये दंश सहा है। आपको याद होगा, आपके सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर पे थोड़े से रेट बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे दिखती थी, हल्ला काट देती थी, देश को खड़ा कर देती थी। आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन कांग्रेस उतनी सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई सड़कों पर, उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। कारण? मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं बताती हूं कि हम क्यों नहीं कर पाए।
जब स्मृति ईरानी ने सिर्फ और सिर्फ एक प्रदर्शन किया है गैस सिलेंडर को लेकर, एक फोटो है उनकी, लेकिन जब स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठती थी तो पूरे देश का मीडिया वहां पर खड़ा होकर उनको लाइव दिखाता था। जब पेट्रोल या डीजल के दामों में 1 रुपए बढ़ता था तो पूरे प्राइम टाइम शो उसी पर डिबेट करते थे। अगर कहीं पर कोई आक्षेप भी लगता था गलत कार्रवाई का या किसी हेरा फेरी का, समूचा विपक्ष टूट पड़ता था, जो काम है विपक्ष का। मुझे याद है निर्भया का वो कांड, और मैं जर्नलिस्ट थी तब, और तब की सरकार एक्ट कर रही थी, संवेदनशील थी। 2:30 बजे रात को इस देश का प्रधानमंत्री और सोनिया जी टारमैक में खड़े थे जब निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा जा रहा था, और जब उसकी दुर्भाग्यवश मौत हो गई वापस आए। 2:30 बजे रात को वो खड़े थे। राहुल गांधी जी ने उसके भाई को पढ़ाया, लिखाया, पायलट बनाया, लेकिन किसी से ये खबर लीक नहीं कराई। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मीडिया कैसे दिक्कत हो गई, और फिर भी हम सरकार से सवाल पूछते थे, डंके की चोट पर पूछते थे। आज जब मणिपुर की 78 दिन बाद वो भयावह फोटो सामने आई तो इस देश के मीडिया ने ये नहीं पूछा कि 21वीं सदी के भारत में औरत के साथ ऐसा क्यों हो सकता है। इस देश के मीडिया ने डिबेट किया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के पहले ये वीडियो क्यों सामने आया, मसला क्या है वीडियो का सामने आना, या ऐसा कुकृत्य, ऐसा पाप, ऐसी दरिंदगी इस देश में हुई। और मैं आपकी बात से, जो आपने सवाल जिससे शुरू किया था कि हम भूमिका नहीं निभा पाए, बिल्कुल गलत है। हमने लगातार भूमिका निभाई है। मेरे नेता की तो मेंबरशिप तक इन लोगों ने खत्म कर दी। 20 साल जिस घर में रहते थे वो घर भी ले लिया, एक झूठे केस में आरोप बनाकर, षड्यंत्र रचकर, क्योंकि अडानी के लिए कलई खोल दी थी, मेंबरशिप तक ले ली। तो हमने तो विपक्ष की ये भूमिका निभाई, हम चिंता नहीं करते, जो करना है कर लो। इनको क्योंकि मीडिया दिखाता था, मीडिया इनके मुद्दों को उठाता था, मीडिया इनको प्लेटफॉर्म देता था, मीडिया इनकी वॉइस था, आज वो मीडिया नहीं कर रहा है। अब सीएजी जैसे इंस्टीट्यूशंस आज कहां सांप सूंघाए बैठे हैं। जो इंस्टीट्यूशन सरकार का लेखा जोखा का असेसमेंट करते थे वो कहां है। सीएजी ने 5 रिपोर्ट निकाली, क्या एक्शन लिया सरकार ने? और ऐसा नहीं है हमने हल्ला नहीं काटा, हमने हल्ला बहुत काटा। हम तहसील लेवल पर प्रदर्शन तक करते हैं चीजों पर, मीडिया उसको नहीं दिखाता है। तो बात कैसे पहुंचेगी, बात कहां तक पहुंचेगी, सवाल इस बात का है। दिल्ली में सीओसी सीएजी ने द्वारका की सड़क निकाली कि ये सड़क तो सोने जैसी सड़क बना दी गई है। वो सड़क पे कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई हो गडकरी के खिलाफ, क्या आपको याद है? हमने भले प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन हमने पीएससी से लेकर प्रेस में उस मामले को उठाया। और अगर मैं आपसे ये कह सकती हूँ 2014 का मीडिया होता जिसका मैं हिस्सा थी, सारा मीडिया वहां पर मौजूद होता, वहीं से लाइव शो होते, लेकिन वो नहीं हुआ। देखिए संजय जी, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना मीडिया का काम है, मैं पूरी तरह से ये मानती हूँ। मैं विपक्ष के उन नेताओं में से नहीं हूं जो बुरा मान जाऊं कि विपक्ष हमसे क्यों सवाल, मीडिया हमसे क्यों सवाल पूछ रहा है। मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति को सवाल का जवाब देना लाजमी है, जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसी मीडिया से हम पलट के पूछते हैं। आप विपक्ष से तो सारे सवाल पूछते हैं, जिस टोन में पूछते हैं, जिस भाषा में पूछते हैं, जिस मर्यादा को लांग कर पूछते हैं, वो भी चलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, पावर है, शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, उससे आप कोई सवाल नहीं पूछते। मैं फिर से कहूंगी, इस देश में कानून बनाकर भ्रष्टाचारी और वसूली और पूरे तंत्र को वसूली गैंग बनाया मोदी सरकार ने। मीडिया में उसका डिबेट नदारद है। तो ये तो मैं दूसरी तरफ से ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस को कुछ आता जाता ही नहीं है। आपको 2014 तक मीडिया मैनेज करना नहीं आया, उन्होंने दिख करके दिखा दिया कि मीडिया कैसे मैनेज होता है। अब तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं उसमें मीडिया हाउस ने तक चंदा दिया है उनको, ये पहली बार हुआ है। आपको मैनेज करना ही नहीं आता होगा फिर तो। अब हमारी शराफत को आप कहिए मैनेज करना नहीं आता, तो हाँ, शायद मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब मीडिया गलत कर रहा था, हमने मीडिया की नजरअंदाजी करी। मुझे नहीं लगता कि मीडिया पर हम कोई भी प्रेशर बनाना चाहते हैं, ना पहले बनाया ना आगे बनाएंगे। हमारा डीएनए जो है ना वो डेमोक्रेटिक है। तो मीडिया का मैनेजमेंट क्या है कि मीडिया को फोन करके, मीडिया को व्हाट्सएप पर, पीएमओ को एक चपरासी खर्रे पर जो लिखकर भेज देता है वो आपको हेडलाइन दिखने लगती है। मीडिया को आज मीडिया रूम्स में, आप तो न्यूज रूम चलाते हैं, आप चलाते हैं अपने चैनल को, मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया वहां एडिटर थोड़ी चलाते हैं, वहां पीएमओ के चपरासी उन चैनल को चला रहे हैं। जो छुटभैये प्रवक्ता है बीजेपी के, वो डिसाइड करते हैं कौन सा गेस्ट आएगा, क्या डिबेट होगा, क्या लिखा जाएगा। ये खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। तो अगर आप कहिए हमें मैनेज नहीं करना आया, तो मुझे लगता है कि मैनेज तो ऐसा नहीं था, नहीं कर सकते थे। शराफत और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मान के हमने मीडिया को आजाद रहना,
आजाद रहने देना ठीक समझा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी शराफत को, हमारी कमजोरी समझने का काम इस देश के मीडिया ने किया। और आज ये सच है कि जब राहुल गांधी खड़े होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मलबे पर कहते हैं मीडिया ये बात नहीं दिखाएगा, तो मुख्यधारा का मीडिया को शर्म भी नहीं आती है, वो उनको उसी बात पर अटैक करते हैं। वो जो गोदी मीडिया के साथी हैं वो लिख रहे हैं कि चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया है। अब कांग्रेस दूसरे पे आरोप क्यों लगा रही है? खुद भी चंदा लिया है। तो कांग्रेस ने चंदा लिया है, बिल्कुल लिया है। हम एक इलेक्टोरल पार्टी है। सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो इलेक्टोरल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है अपने जो पैसा आता है उस पर। तो एक लॉ बनाया सरकार ने, उस लॉ से पार्टीज को पैसा मिला, उस लॉ से हमें भी पैसा मिला। हम केंद्र सरकार में तो है नहीं कि हमारी सीबीआई, हमारी ईडी, हमारी इनकम टैक्स लोगों पर प्रहार कर रही थी और हम यहाँ मोटा माल कमा रहे थे, मोटा माल ऐंठ रहे थे। हमारी सरकार तो सेंटर में है नहीं जहां पर हम किसी को 47,000 करोड़ का, किसी को 52,000 करोड़ का, किसी को 60,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दो, धंधा लो, कट लेकर दे रहे थे। हम तो सरकार में नहीं है। तो हमें जिसने पैसा दिया और बीजेपी को जिसने पैसा दिया, वो दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मैं, अगर आप मुझे 10 सेकंड का टाइम दीजिए तो मैं एक आंकड़ा बिल्कुल पढ़ना चाहती हूँ। डीएलएफ से लेके डीवीज लैब पढ़ लीजिए, आप आगे आईआरबी एग्रो पढ़ लीजिए, आप नवयुग इंजीनियरिंग पढ़ लीजिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस पढ़ लीजिए, यशोदा अस्पताल पढ़ लीजिए, हीट्रो ड्रग्स एंड हीट्रो लैब्स पढ़ लीजिए, हल्दिया इंजीनियरिंग, चेन्नई ग्रीनवुड, हीरो मोटो, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिंदल स्टील एंड पावर, माइक्रोलैब, एनसीसी, कल्पतरु, डॉक्टर रेड्डी, शिरडी साई और बिंदु फार्मा। ये तो 18 कंपनीज जो मैंने सरसरे तौर पर देखी है, वो कंपनीज हैं। इनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की रेड हुई और कुछ ही दिनों में, नहीं तो कुछ हफ्तों में, नहीं तो अगली जो विंडो खुली इलेक्टोरल बॉन्ड की, इन्होंने भर भर के बॉन्ड लिए। किसको दिए ये बॉन्ड? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इन पर रेड कर रही है, तो बॉन्ड कांग्रेस को तो नहीं दिए होंगे। इतने तो समझदार इस देश की जनता भी है। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो चुका है। फिर चाहे मेगा इंजीनियरिंग हो या सीरम हो या वेदांता हो या टोरेंट हो या आरबी इंफ्रा हो, एप्को इंफ्रा हो, वंडर सीमेंट हो, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट हो, तमाम ऐसे ग्रुप्स हो जिन्होंने बड़ा चंदा दिया और चंदा देने के कुछ ही दिन बाद उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। ऐसा, ये इतना खुला खेल था कि दुनिया देख रही है इस खेल को। तो अगर ये एक्सटॉर्शन और वसूली रैकेट नहीं है तो इसका मैं क्या नाम दूं? सुप्रिया जी, मैंने कई राज्यों में देखा है कि सत्ता पक्ष होता है बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को कहता है कि विपक्ष भी मैनेज रखो। तो मुझे को ये समझ नहीं आता, जब कांग्रेस के एक एक आदमी पे इतनी निगाह है, तो वो कौन बहादुर है जिन्होंने करोड़ों रुपए चंदा कांग्रेस को दे दिया? आप सूची क्यों नहीं जारी कर देती कि हमें इन लोगों ने दिया है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल हम लोगों से बहुत लोगों ने पूछा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड डिजाइन है, और ये एक बहुत भ्रम है लोगों को कि हम अपने सारे नाम दे सकते हैं। हमारे नाम बाहर आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं पहली बात ये कह रही हूं, हमने एसबीआई पे प्रेशर नहीं बनाया कि नहीं भैया नाम नहीं दिखाएंगे। फटकार पड़ी तब नाम दिखाए गए। एसबीआई की 58% शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एसबीआई एसजी और एजी और एएजी के पास नहीं गया, हरीश साल्वे को हायर किया कि किसी तरह से नाम दिखाने की नौबत ना आए। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा था कि नाम ना दिखाने पड़े? हम तो नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी बना रही थी, उनकी सरकार बना रही थी। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस पार्टी की सरकार है और उसकी एजेंसी कुछ कंपनियों के पीछे पड़ी है, उन्हीं कंपनियों से मोटा चंदा ऐंठा जा रहा है पार्टी के द्वारा। मतलब पार्टी चंदा ऐंठ रही है, सरकार रेड डाल रही है। आप सोचिए। आपने ये जो बात कही कि कौन शूरवीर है जिन्होंने हमें पैसा दिया, बॉन्ड ऐसे डिजाइन होते हैं कि अमूमन प्राप्तकर्ता को डोनर का पता नहीं चलता है, तो हम अपने आप से नहीं बता सकते हमें किसने दिया। हो सकता है अमुक व्यक्ति ने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हो, 99 करोड़ भाजपा को दिया हो, 1 करोड़ हमें दे दिया हो, लेकिन हम ये नहीं बता सकते। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि एसबीआई पर प्रेशर बनाकर, उनको नाम पता है क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल है, उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, उनके पास एक्सेस टू एसबीआई है। हम लोगों ने देखा भी है तमाम वित्त मंत्रालय के वो नोट्स जिसमें 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जो बॉन्ड एक्सपायर हो रहे थे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई गई जिससे कि एक ही सत्तारूढ़ दल उसको एनकैश करा सके। तो हमारी तो इतनी पहुंच अभी नहीं है निर्मला जी के पास कि हम ये करा सकें। ये काम तो एक ही पार्टी करा सकती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा सुप्रिया जी, आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले आपके हिस्से में लॉटरी लग गई, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा मसला खुल गया जिस पे सरकार घिरी है? लेकिन दूसरी बात,
लोग ये कह रहे हैं कि आपको अपनी बात पहुंचाना नहीं आता आम पार्टी आप जनता तक। अगर यही बॉन्ड आपका खुला होता तो अब तक बीजेपी घर घर तक ये पहुंचा देती है कि कांग्रेस भ्रष्ट है। इस बॉन्ड को आप पहुंचा पाएंगे, लोगों को आसान भाषा में समझा पाएंगे कि ऐसा हुआ था कि कई 400 करोड़ की ईडी ने संपत्ति जब्त की थी, फिर बाद में उस आदमी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए, या ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट भी नहीं था उससे ज्यादा पैसा दिया बीजेपी को। ये समझा पाएंगे आप लोग? थोड़ा कंफ्यूज है लोग इस बात में। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उस पर तो हम बड़े स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जिस फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम लिया, 2 अप्रैल को 2022 में उनका 406 करोड़ की ईडी संपत्ति जो है वो अटैच करती है। 7 अप्रैल को 5 दिन बाद जाके वो 100 करोड़ के बॉन्ड लेते हैं। किसको दिए होंगे 100 करोड़ के बॉन्ड? कांग्रेस को। मुझे लगता है बॉन्ड तो भाजपा को ही दिए होंगे। और आपकी ये बात सही है कि बीजेपी घर घर तक पहुंचा देती। कहां से पहुंचा देती? सारे चरण चुंबक एंकर, पूरा मुख्य धारा का मीडिया ताल ठोक कर, टेबल ठोक कर कहता पैसा कहां से आया, चंदा कहां से आया, कैसे हुई चोरी। वो मीडिया तो साफ सूंघा हुआ है। उस मीडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, जो कहता आपके पास कहां से पैसे आए। अरे 6100 करोड़ जिसके पास आए, जो सत्ता में है, जिसने ये कानून बनाया, जिसको हम पहले दिन से महालूट कह रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछो ना। सारे सवाल विपक्ष से ही पूछेंगे तो हम तो अपनी बात किसी ना किसी तरह से पहुंचा देंगे। राहुल जी इस बात को बोलेंगे। और मैं एक बात आपके मंच से बोलना चाहती हूँ जो मैंने अभी तक कम बोली है। मुझे लगता था हम इसके बारे में 2-3 दिन बाद बात करेंगे, लेकिन ये बात देश को जाननी जरूरी है। आपका चैनल लोकप्रिय है, आप तक काफी लोग, आपके माध्यम से काफी लोगों तक ये बात पहुंचेगी। एक तरफ तो ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि लाखों करोड़ों के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में वसूली से और कट ले लेकर जा रहे थे। सिक्के का दूसरा पहलू देखिए आप। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि चुनाव आज अनाउंस हो गया। इस देश की प्रमुख, सबसे प्रमुख विपक्षीय पार्टी कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। हमारे बैंक अकाउंट से जबरन इनकम टैक्स ने बिना हमें बताए पहले 69 करोड़ और फिर 50 करोड़ रुपए मनमाने तरीके से निकाल लिए। और ये क्यों निकाल रहे हैं? 135 करोड़ की इन्होंने हमें नोटिस क्यों भेजी है? क्योंकि हमने 14 लाख रुपए कैश में जमा कर दिए थे। 14 लाख रुपए कैश में जमा किए थे, 135 करोड़ क्या पूरा वसूली हो रही है देश के प्रमुख विपक्षी दल से। इस पर मैं 2 बातें कह देना चाहती हूँ। हमारे एमएलए और एमपी साल की अपनी 1 महीने की सैलरी पार्टी को स्वेच्छा से देते हैं। जिन 24 लोगों ने 14 लाख रुपए दिए, उनके नाम, अकाउंट नंबर, उनके पैन नंबर, सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। हमने कहा 14 लाख पे आप पूरा 30% ले लीजिए, 5 लाख के करीब बनता है। उन्होंने मना कर दिया। उस वित्तीय वर्ष में, या वित्तीय वर्ष 18 की बात है, उस वित्तीय वर्ष में हमारी इनकम 199 करोड़ थी। हमारा खर्चा 197 करोड़ से कुछ ऊपर था। हमने कहा चलो 1.5 करोड़ पे लगा लो आप 30%, आपको 50 लाख मिल जाएंगे। वो भी मना हो गया। अब फरवरी में उन्होंने हमें फाइनल नोटिस भेजा। क्यों? जब हम चुनाव के मुहाने पर हैं तो आप हमसे 135 करोड़ की वसूली करिएगा, और वो वसूली करिएगा हर नॉर्म को तोड़ते हुए। आप भी इनकम टैक्स जमा करते हैं, मैं भी करती हूँ। अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो जो इनकम टैक्स असेसी होता है वो 20% जमा करता है, उसके बाद वो केस चलता है। हमारे केस में 100% पैसा वसूल किया जाएगा। ये कौन सी नैतिकता है? अगर आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े तो कैसे लड़े? एक तरफ 6100 करोड़ के बॉन्ड, हर जिले में 5 स्टार ऑफिस, ये कहां से बन रहा है? और एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि वो आज रैली कर सके, जिसके अकाउंट में ये पैसा नहीं है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। टीवी पर, रेडियो पर, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे कहां से एड्स हम देंगे? कैसे हम बात करेंगे? कैसे हमारे लोग हेलीकॉप्टर से या कैसे उड़ेंगे जब हमारी फंडिंग को आपने निचोड़ कर रख दिया है? अगर आपने गला हमारी फंडिंग का दबा दिया है तो इस देश में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? आज सवाल इस बात का भी है। सुप्रिया जी, आप इसके अगेंस्ट कोर्ट गई और कोर्ट ने भी आपको रिलीफ नहीं दिया। इसका मतलब कोर्ट ने भी माना आपने कहीं गलती करी थी। मैं मानती हूँ गलती हुई है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। 14 लाख हमने जमा किए, ये हमसे गलती हुई, लेकिन क्या 14 लाख की सजा 135 करोड़ होता है? और किसी और एसएससी के साथ होता तो आप 20% उसका लेते और उसके बाद हमें करीब 27 करोड़ जमा करते, हमारा केस चलता। हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स बिना हमें इन्फॉर्म किए पैसा निकाल लेता है। कल को आपके बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स पैसा निकाल ले तो ये कानूनन सही है या कानूनन गलत है? एज एन एसएससी आपको राइट भी नहीं है ये पता होने का? ये कौन सी बात है? और मुझे ऐसा लगता है आईटीएटी में जो सारे अपॉइंटमेंट्स हैं वो सरकार के होते हैं।
हमें उच्चतम न्यायालय में मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर राहत मिलेगी। मैं बात कर लूँ कुछ राजनीतिक मुद्दों की, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक उत्तर प्रदेश जहाँ से आप भी आती हैं, लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे बड़े प्रदेश में अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। बार-बार हवा चलती है कि मायावती का इंतजार है, मायावती को आप लोग प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, इसीलिए कांग्रेस नहीं कर पा रही। अमेठी, रायबरेली के लोग परेशान हैं। कांग्रेस चाह क्या रही है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी। हमारा घटक दल समाजवादी पार्टी है। आप मायावती जी की बात कर रहे हैं, बहन जी के जो 4-5 प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको देख लीजिएगा। उन प्रत्याशियों के घोषित होने से किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये आपके जैसा प्रबुद्ध पत्रकार मुझसे अच्छा जानता है। जो आपकी मंद मंद मुस्कान है वो उस बात की कलई और खोल देती है। तो मुझे लगता है उस पर मैं जितना कम बोलूं उतना अच्छा है। हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। ये सच है कि हमारी सीईसी आज होनी थी, लेकिन वो एक दिन टल गई क्योंकि हमारी यात्रा का कल समापन है। एक बड़ी इंडिया गठबंधन की रैली है मुंबई में, और 18 तारीख को जब सीईसी होगी तो सारे नाम आ जाएंगे। नामों पर अधिकतर चर्चा हो चुकी है, स्क्रीनिंग उनकी हो चुकी है, प्रदेश नाम भेजे हैं, अब सिर्फ सीईसी की मुहर लगनी बाकी है। मुझे पता है इस सवाल का जवाब आप बताएंगे नहीं, लेकिन तब मेरा पूछना मेरा काम है, इसलिए मैं पूछूंगा कि अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन लड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मुझे पता होता तो मैं बता भी देती। मुझे लगता है कुछ सवाल ना अपनी हैसियत से बाहर के होते हैं, और मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूं। मेरा शीर्ष नेतृत्व कहां से लड़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आकर जबरदस्ती आपके सामने शेखी बघारे। मुझे लगता है कांग्रेस का कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा, इसका फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष, हमारी सीईसी करेगी, और अमेठी और रायबरेली भी उसी का हिस्सा रहेगी। आपकी व्यक्तिगत चाहत क्या है कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़े? मेरी व्यक्तिगत चाहत और मेरा व्यक्तिगत विश्वास ये है कि इस बार मोदी जी 200 पार नहीं कर पाएंगे। लाले पड़े हुए हैं, हवा टाइट है। जो कहते थे हम एक अकेला सब पर भारी, उन्होंने 40 का कुनबा जोड़ा है, कानून बनाकर भ्रष्टाचार किया है, चाचा भतीजे से निपट नहीं पा रहे हैं बिहार में, निपट नहीं पा रहे हैं महाराष्ट्र के सिरपुटौल से, लगातार। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बीजेपी के 4 सिटिंग सांसदों ने, जसवीर कौर ने, जसवंत सिन्हा ने, गौतम गंभीर ने, एक कोई और है जिनका मैं नाम भूल रही हूँ, 4 सिटिंग सांसदों ने बोला है हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जिनको टिकट मिला उन्होंने टिकट वापस कर दिया। नितिन पटेल जैसे लोगों ने, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके गुजरात के, उन्होंने दावेदारी ही वापस कर दी। अजय प्रताप सिटिंग राज्यसभा मेंबर छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे भी शिरोमणि है जो बड़े नेता थे, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने राजनीति से ही संन्यास लेना श्रेयस्कर समझा। तो अगर आप लोगों को नहीं लगता कि ये डूबते जहाज की निशानियां हैं, तो मुझे लगता है परिभाषा थोड़ी डूबते जहाज की बदल गई है। आप कितनी तेज नेता हैं। मैं पूछ रहा था कि आपका मन क्या है, अमेठी रायबरेली से कौन लड़े, आप सीधा मोदी जी पे ले जाती हैं। अमेठी रायबरेली के लोगों का मैंने आपको सवाल का बिल्कुल, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा स्पष्ट और स्ट्रेट जवाब देते कम लोग हैं। मैंने आपको स्ट्रेट जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं बहुत लड़ना चाहती हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी, अगर पार्टी मुझे कहेगी लड़ने को, मैं बिल्कुल लड़ूंगी। अन्यथा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चलाना, ऐसे वक्त में जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन जो भी मुझे नेतृत्व कहेगा, अगर मुझे कहेंगे लड़ने को, तो मैं बिल्कुल दमखम से लड़ूंगी, और जैसा निर्देश होगा वो करूंगी। और कैसा चलाना चाहती हैं सोशल मीडिया? आपने अमित मालवीय की बैंड बजा दी, सालों बाद कांग्रेस की हेड की तरह इतनी एक्टिव नजर आ रही, और कितना तूफान मचाना चाहती हैं आप, ये मैं और ये सोचिए, ये सारा तूफान और ये सारा बैंड बजाया हमने बिना फेक न्यूज फैलाए, बिना झूठ बोले, सच के आधार पर आंख में आंख डालकर सारे वही काम हमने किए जो कांग्रेस के डीएनए में है। हम डेमोक्रेटिक हैं, हम बिना डरे किसी से सवाल पूछते हैं, हमारे नेता जैसे आंख में आंख डाल के बात करते हैं, हम भी करते हैं। किसको एक दिन कोई हंस के मुझसे कह रहा था, बड़ा काम आप कराने लगी बीजेपी वालों से, तो मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है। काम तो सभी को करना चाहिए, लेकिन बीजेपी का सोशल मीडिया और हमारे सोशल मीडिया में बहुत बड़ा अंतर है संजय जी। बीजेपी का सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री है। वो लोगों के स्टेटमेंट्स को काट छाट करके, वो लोगों के स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किसी ने कुछ कहा
वहां पे मिलाकर चलाते हैं फेक न्यूज फैक्ट्री। वो वैमनस्यता और नकारात्मकता फैलाते हैं। मुझे लगता है विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, वो हमने पूछा। एक भी जगह फेक न्यूज का सहारा नहीं लिया। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों और उनके फेक न्यूज के सरगना, उनके हेड को 10 बार बोला आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैनिपुलेटेड मीडिया। मैं फक्र से कह सकती हूं कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का, हमारे वरिष्ठ नेताओं का और मेरे डिपार्टमेंट और मेरा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो इसके बाद भी अगर बैंड बजा दी तो ठीक ही काम किया होगा। बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल, ये जो नफरती चैनल हैं, इन पे आप लोग जाते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हम लोगों से काफी पूछा जाता है। कुछ ऐसा डिसीजन लिया गया कि जो बहुत ज्यादा नफरती चिंटू है उनके यहाँ ना जाया जाए। देखिए, ऐसा है कि प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है और उनको हम पूरी तरह से बॉयकॉट करके बैठ जाए, वो श्रेयस्कर नहीं है। एक एंकर, एक बीजेपी का प्रवक्ता और एक आरएसएस का आइडियोलॉग जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठा है, 3:1 की लड़ाई रहती है, मैं मानती हूं। लेकिन विपक्ष का जो भी जाता है वो सच इतने दमखम से, इतने पुरजोर तरीके से, इतने हिम्मत से बोलता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में सोचने का संशय जरूर डाल देता है। वो बोलते हैं सब चंगा सी, वो बोलते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। हम कहते हैं 46 रुपए में गुजर बसर कर रहे हैं ये 20% देश की आबादी रोज की। 2 पानी की बोतलें ना आए उस पे, तो लोग सोचते हैं अच्छा हाँ सही कह रहे हैं। जब वो कहते हैं नारी अधिनियम, नारी वंदन, क्या उसका नाम रखा है, वंदन अभिनंदन अधिनियम, तो हम कहते हैं कि मणिपुर की वो 2 औरतें भी अपना वंदन अभिनंदन की बात कर रही हैं। हम बोलते हैं कि जिन देश की बेटियों ने गर्व से सीना चौड़ा किया, उनके सीनों को आपने भूख से रौंदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाना जरूरी है। जब वो बात करते हैं मेरे देश के परिवार वालों, युवाओं, मित्रों, तो हम उन्हीं मित्रों का चेहरा दिखाकर कहते हैं कि 50 लाख का पेपर कैंसिल कर दिया आपने। जब हक की मांग करी तो आप ही ने लाठी लेकर दौड़वाया। जब वो कहते हैं किसानों मेरी आंखें भर आती हैं, तो हम लोगों के सामने जाकर कहते हैं इन्हीं 750 किसानों की शहादत पर शिकन नहीं आई थी इस चेहरे पर। तो मुझे लगता है कि वहां पर जाकर पुरजोर तरीके से अपनी बात कहना भी जरूरी है। लोगों के दिमाग में सोचने के लिए संशय डालना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने इतना समय बहुत दिया। धन्यवाद। पहली बार आई, बहुत मजा आया। जी सुप्रिया जी, आपने सुना क्या शानदार बातें कर रही थी, और वाकई में कांग्रेस को ऐसे फायर ब्रांड नेताओं की बहुत जरूरत है जो कांग्रेस का पक्ष रख सके। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू पे, बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।